क्लास 10 सेमेस्टर 2 इकोनॉमिक्स। तो चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। तो अभी इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि भाई ये जो लिखते हैं हम लोग है ना, तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ कहानी जैसा हम नॉर्मली करते हैं एसएसटी और इकोनॉमिक्स के अंदर है ना, कि एक सिंपल थ्योरी एक स्टोरी के हिसाब से है ना, एक एग्जांपल के हिसाब से। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग है ना। तो इसमें देखिए कि भी क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के साथ शुरू करते हैं है ना। तो अब देखो कि भाई अगर आप मॉर्निंग में शुरुआत करते हैं जैसे है ना, तो मैं कुछ बातें यहाँ पे स्टार्ट करना चाहता हूँ इस पॉइंट से कि लाइक आपके पास मिल्क मैन आता है ना। मिल्क मैन आता है, वो आपको दूध दे के चला जाता है। ठीक है, आपने दूध ले लिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपने पैसे दिए क्या? नो, अभी आप तुरंत पैसे नहीं दिए शायद है ना। तो मिल्क मैन आया, ठीक है, दूध दे के गया वो आपको। ठीक है, फिर इसके बाद आपको सपोज़ घर से भेजा जाता है कि बेटा जाओ बटर लेके आओ है ना। तो आप जाते हो मार्केट, मार्केट से बटर लेके आते हो। ठीक है, तो अगर आप बटर लेके आते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, अगर आपने बटर लिया है ना, किसी दुकान से बटर लेते हैं आप है ना, तो आप क्या करते हो, उसको पैसे पे करते हैं। तो आप कुछ पे करते हो, कुछ देते हो, पैसे देते हो, उसके अगेंस्ट आपको बटर मिलता है। ठीक है, सपोज आप इवनिंग में मार्केट जाते हो, स्टेशनरी शॉप पे जाते हो है ना, वहाँ पे आपको कुछ पेन चाहिए है ना। सपोज़ आपने पेन खरीदा, ठीक है, तो अगर पेन खरीदा आपने तो उसके बदले क्या किया आपने, फिर से पैसे दिए है ना। तो पेन मिला आपको, आपने इसके बदले क्या किया, पैसे दिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। फिर मान लो इवनिंग में इसके बाद पेन खरीदने के बाद आप ट्यूशन जाते हो है ना। तो जब ट्यूशन गया तो ट्यूशन में आपने पढ़ाई की और वापस आ गए, मेरे ख्याल से आपने तुरंत पैसे नहीं दिए। ठीक है, आप ट्यूशन में जाते हैं, ट्यूशन में जा करके आप पढ़ाई की आपने। ठीक है, और पढ़ाई करके फिर वापस घर आते हैं है ना। फिर रात को सपोज़ आप अपनी फैमिली के साथ डिनर के लिए जाते हैं है ना। तो आप फैमिली के साथ डिनर के लिए जाते हो है ना, और वहाँ पे क्या खाना खाते हैं, देन कुछ क्या करते हैं हम, कुछ पैसे पे करते हैं। और बदले में क्या करते हैं आप, पहले खाना खाते हो, देन कुछ पैसे पे करते हो। ठीक है, फिर वहाँ से आते हैं, अब मान लो गाड़ी में आ रहे हैं आप। ठीक है, फिर पेट्रोल पंप पे जाते हैं आप। तो पेट्रोल पंप पे क्या है, फिर से आप पैसे देते हैं है ना। आप पैसे देते हैं और उसके बदले क्या मिलता है आपको, पेट्रोल मिल जाता है। तो अभी देखो सुबह से शुरू किया आपने कि भाई मिल्कमैन वाली पॉइंट से स्टार्ट किया, फिर रात को आप डिनर लेते हो, डिनर लेके घर वापस पहुंचते हो। ये बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो अलग अलग प्रोसेसेस थे है ना। आप कह सकते हो कि दूध लेना बिल्कुल अलग चीज़ है, बटर ख़रीदा आपने बिल्कुल एक अलग कहानी हुई है ना। आपने पेन ख़रीदा, ठीक है, आप डिनर के लिए गए, आप ट्यूशन गए है ना, आपने पेट्रोल लिया। बट इन सारे प्रोसेस में एक चीज़ कॉमन है ना। वो पॉइंट क्या कॉमन है कि या तो हमने डायरेक्टली मनी एक्सचेंज किया, पैसे दिए है ना, या तो आपने पैसे दिए, या फ्यूचर में देने का एक सिस्टम है, एक अरेंजमेंट है, एक वादा है जिसके तहत वो सर्विसेज आपको मिली। एज एन एग्जांपल अगर ट्यूशन की बात करें, तो ट्यूशन में आप जाते हो, डेली पढ़ाई करके आते हो, या वीकली 5 days अ वीक और 3 days अ वीक जाते हैं है ना। मंथ के एंड में या 3 months क्वार्टरली या कुछ भी आप पैसे पे करते हो। तो यहाँ पे डेली पैसा नहीं पे किया आपने, लेकिन पैसा पे करने का वादा किया है ना, जो मंथ के एंड में सपोज पे करना होता है। ठीक है, या फिर इस मिल्क मैन के लिए रोज़ ये पैसा नहीं लेता है, बट मंथ के एंड में ये आपसे पैसे लेगा। ठीक है, लेकिन बाकी केसेस में, पेन के केस में, बटर के केस में है ना, या फिर आपने पेट्रोल डलवाया उस केस में, या डिनर लेते हैं इस केस में, हर जगह पैसा देना होता है ना। तो दो तरह की चीज़ें आई, या तो क्या आया, आपने क्या देखा यहाँ पे, या तो एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ मनी। इन सारे प्रोसेस में क्या देखा हमने, या तो एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ मनी, या फिर प्रॉमिस टू पे मनी इन फ्यूचर। ठीक है, ये दो डिफरेंट सेगमेंट में आपने वो सारे पेमेंट को सेटल किया।
है ना। तो देखो यहाँ पे ये एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ मनी कहाँ कहाँ मिल रहा था, बटर वाले केस में, पेन वाले केस, ये समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये दो तरह की चीज़ें देखिए कि जो भी काम कर रहे थे ज़्यादातर चीज़ों में ये मनी इन्वॉल्व था, ठीक है। दो तरीके से, या तो एक्चुअल ट्रांसफ़र या प्रॉमिस टू पे मनी लेटर, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, तो हम लोग एक सिंपल एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि द यूज़ ऑफ मनी स्पेंस अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ, है ना। इस पॉइंट में कोई शक नहीं होना चाहिए, है ना। इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ आता है, ठीक है, कि देखो हम लोग अब बहुत समझ के इस बात को कह सकते हैं कि द यूज़ ऑफ मनी spans a very large part of our everyday life, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी है नहीं, आपके समझ आया होगा। मतलब ये हमें पता है बट इसको नोटिस नहीं कर रहे थे शायद, अब इसको सोचना शुरू करेंगे आप यहाँ से, है ना। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सोचने को आपको कह रहा हूँ, है ना, कि अगर आप ऐसा सोचो, ठीक है, कि अगर यहाँ से अगर देखें कि भाई ये ठीक है, ये सब कुछ तो हुआ, बट वाई मनी जब आपने उसको पे किया, ठीक है, या प्रॉमिस किया, तो ऐसा क्यों करते हैं, है ना। वाई ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन मनी, जो भी ट्रांजेक्शन होना हुआ उन सारे ट्रांजेक्शन्स में मनी की क्यों क्यों ज़रूरत हुई, ठीक है। तो ये सबसे एक बड़ा क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिए, यहीं से सारे पॉइंट समझ आएंगे हमें, है ना। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ तक समझ आए कि जो हमने अभी एक्टिविटी बताई, जो हमने एक एग्जाम्पल दिया, जहाँ एक जो हमने स्टोरी बताई जहाँ से कुछ समझना था आपको, है ना, वहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भी वाई transactions are made in money, वाई ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन मनी। ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी निकल के आएगा, है ना। तो हम इसको ऐसा सोचते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए ऐसा सोचते हैं कि सपोज मनी नहीं होता, है ना, इन सारे ट्रांजेक्शन्स में मनी यूज़ नहीं करते, तो क्या होता, तो वहाँ से समझ आए कि हाँ भी मनी की क्यों ज़रूरत है। फिर मनी के वो जो प्रॉपर डेवलपमेंट है वो किस तरह से वो अलग अलग फॉर्म है, और फाइनली अभी जो हम देख रहे हैं वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग गया, कैसे वो मतलब मनी वाले फॉर्म में प्रोग्रेस जो आया वो किस तरह से आया, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ आ रहा है। तो ये तो सबके समझ आया कि द यूज़ ऑफ मनी स्पैन्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आर एवरीडे लाइफ, ये समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। दो तरीके से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि भी डेली ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व रखता है, जो अभी दिखा आपको कि भाई एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी और द प्रॉमिस टू पे मनी लेटर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन तक पहुंचे हम लोग कि वाई ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन मनी, है ना। तो बहुत एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ मैं, है ना, वहाँ से कहानी शुरू करते हैं। तो सपोज एक यहाँ से देखो, जो आपके एनसीईआरटी में भी एक स्टोरी टाइप की एक चीज़ है, एक एग्जाम्पल कह सकते हैं आप, है ना। तो उस एग्जाम्पल से शुरू करते हैं कि भाई एक शू मैन्युफैक्चरर है, सपोज एक शू मैन्युफैक्चरर है ना। अब इसने कुछ जो जूते बनवाए होंगे, इन्होंने बनाए होंगे, है ना। अब उनको ये सेल करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेल करना चाहते, क्यों करना चाहते, क्योंकि इसको क्या खरीदना, यहाँ तक समझ आ रहा है कि भाई इनके पास ये है, जो शू मैन्युफैक्चरर है इनके पास क्या है, शू है, क्योंकि शू मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। बट इनको चाहिए क्या, इनको वीट चाहिए, ठीक है। इनकी ये बनाते ये हैं, इनका काम ये है, ठीक है। बट इनको चाहिए क्या, वीट चाहिए, ठीक है। इनको वीट चाहिए, ठीक है। मनी नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है ना। अभी पैसा
मार्केट में मतलब पैसे का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, मनी नहीं है कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब ये एक प्रोसेस होता, एक बंदा होता जो शू मैन्युफैक्चरर है ना, वो शू मैन्युफैक्चर करता है बट उसकी रिक्वायरमेंट वीट की है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये मार्केट में जाएगा, है ना, विल गो टू द मार्केट एंड ये सर्च करेगा कि भाई ऐसा कोई आदमी है जो, ऐसा कोई फार्मर है, ये किसको सर्च करेगा, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो ये जो अभी बंदा है ना, तो इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए वीट, और ये बनाता क्या है, शू। तो ये मार्केट में पहुँचता है ना, देखना, और ये किसको सर्च करेगा, एक ऐसा चाहिए जो वीट ग्रोइंग फार्मर हो, वीट ग्रोइंग फार्मर, ठीक है। तो इसको वीट ग्रोइंग फार्मर के पास पहुंचना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसको वीट चाहिए, लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा। अब जिसके पास जाएगा, जिस भी फार्मर के पास जाएगा ये, ठीक है, अब वहाँ पे क्या होना पड़ेगा, देखिए यहाँ तक अगर जैसे पहुँचता है, सपोज ये एक फार्मर है जो वीट उगाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, अब इतने से काम इसलिए नहीं चलेगा कि अब इस बंदे के पास अगर वीट है, बिल्कुल ठीक है, साथ साथ इसको इस जूते की ज़रूरत भी होनी चाहिए, ठीक है। तो सपोज इसको मिल भी जाता है, ये ढूंढता है और इसको एक फार्मर मिलता है, बट ये कहता है कि आई डोंट नीड शू, आई नीड क्लॉथ्स, इसको कुछ अलग चाहिए, ये कहता है आई डोंट नीड शू, आई नीड क्लॉथ्स, तो इनका इसके साथ मामला नहीं बनेगा। यहाँ तक समझ आ रहा है, ठीक है। फिर ये जाता है कि भाई फिर एक इसके दिमाग में क्या है, यार मेरे को तो वैसा बंदा चाहिए, है ना, जिसको शू की ज़रूरत हो। फिर ये पहुँचता है, तो एक बंदा और मिलता है इसको। अब ये कहता है यस आई वॉन्ट शू बट आई वॉन्ट शू बट आई डोंट हैव वीट। अब इसके पास शू तो चाहिए इसको, बट इसके पास वीट नहीं है, तब भी काम नहीं बनेगा। तो इसको एक वैसे बंदे के पास पहुंचना पड़ेगा जो वीट ग्रोइंग फार्मर है, मतलब उसके पास वीट है, ये भी है, वीट भी है, और इसको शू की रिक्वायरमेंट भी है। तो अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ मिलेंगी तभी क्या कर पाएगा, ये अपने इस प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर पाएगा अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग। दिस इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, दिस कॉल, लिख लीजिए। यहाँ तक समझ आ रहा है, ये जो पूरा, तो देखो ये क्या मेथड था ये समझा। तो ये जो प्रोसेस आया, इस प्रोसेस में जो एक कंडीशन, जो एक सिचुएशन, जो एक कंस्ट्रेंट कह सकते हैं आप, जो इन्वॉल्व था, दैट इज डबल कोइंसिडेंस डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कह सकते हैं ना। यहाँ तक समझ आया, बिल्कुल। यहाँ पे आप देखिए कि भाई जो शू मैन्युफैक्चरर था उसकी रिक्वायरमेंट वीट की थी, वो शू मैन्युफैक्चर करता था, तो उसको एक ऐसा बंदा चाहिए था जिसके पास वीट हो, जो वीट देना चाहता हो और उसको शू चाहिए, ठीक है। तो वो उसने इस तरह से एक्सचेंज किया। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो बट इस पूरे एक्सचेंज में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किस कॉन्सेप्ट का था, दिस इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कह सकते हैं ना। मतलब बोथ, जो दो लोग होंगे, कोई चीज़ एक्सचेंज होना है तो डेफिनेटली दो पार्टी होंगी, तो वहाँ पे क्या कंडीशन आ जाएगा कि बोथ पार्टीज हैव टू अग्री, बोथ पार्टीज हैव टू अग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज, ठीक है, सेल एंड बाय ईच अदर्स कमोडिटीज, ठीक है। ये क्या हो गया, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अगर विदाउट मनी, अगर मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ ना किया जाए तो ये एक एसेंशियल फीचर हो जाता है। ये क्या जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, ये क्या होता है, एक एसेंशियल फीचर्स बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम ये कहें कि अगर मनी एज एक चीज़ ऐसा होता है, एक मनी अगर हमारे पास, इस बंदे के पास या मार्केट में ये कॉन्सेप्ट होता, तो क्या होता, इसको कहीं ऐसा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि एक ऐसे बंदे को जिसके पास वीट है और जिसको शू चाहिए। ये किसी भी बंदे को जिसको शू की रिक्वायरमेंट है, वो इसके पास क्या होगा, पैसे देगा, शू ले जाएगा। अब जो ये बंदा है, इसके पास रुपए हैं, अब ये जाएगा फार्मर के पास, वहाँ से वीट खरीदेगा।
तो एक मनी की जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस किस तरह से, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो आपको समझ आया होगा, है ना। देखो यहाँ पे मनी कोई कमोडिटी नहीं है, उसको रखने की एक चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक सबके समझ आए कि भी मनी क्या था, वो उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं, है ना। और उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि जो इन द इकोनॉमी वेयर मनी इज़ इन यूज़, इन द इकोनॉमी वेयर मनी इज़ इन यूज़ और मनी इज़ इन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मनी क्या होता है, it will provide the crucial intermediate step to eliminates the need for double coincidence of wants। यहां तक समझ आ रहा है। तो देखो जो मनी है, मनी अगर है हमारे इकोनॉमी में, ठीक है, तो ये क्या करता है, तो मनी बाय प्रोवाइडिंग the crucial intermediate step eliminates the need for double coincidence of wants, ठीक है। यहां तक समझ आए। ये देखो ये जो चीज़ है ना, अगर मनी हमारे पास एज एन इंटरमीडिएट वो एक्सचेंज के लिए मीडियम नहीं होता, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बहुत ज़रूरी चीज़ था और जो बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो जैसे मनी आता है इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में, है ना, तो ये क्या करता है, एक इंटरमीडिएट स्टेप है, एक इंटरमीडिएट एक स्टेप हो जाता है, एक कॉन्सेप्ट हो जाता है उस पूरे एक्सचेंज में, जो इस पूरे पार्ट को एलिमिनेट कर देता है ना, इस पूरे पोर्शन को, ठीक है। तो देखिए अभी तक हमने समझ लिया कि मनी की कितनी ज़रूरत है ना, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करने के लिए। अब देखते हैं कि भी ये जो कॉन्सेप्ट आया था तो कैसे शुरू हुआ था, है ना। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि बहुत पुराने टाइम पे जाएंगे, बहुत अर्ली एजेस पे जाएंगे, तो अगर इंडियन की बात करें, है ना, तो यहाँ पे था कि भी इंडियंस यूज्ड grains and cattle as मनी। एक बार थोड़ा सोचिएगा कि ये कैसे होता होगा। बहुत शुरू के टाइम में ये डेवलप कैसे हुआ होगा कि लोग होंगे, जो परेशानियां मैंने गिनाई अभी, इशू मैन्युफैक्चर और वीट वाले, तो वैसी चीज़ें रहती होंगी, है ना। फिर लोगों ने ऐसा किया कि चलो कुछ कॉमन जो सबके ज़रूरत की चीज़ है और जिसको स्टोर करना भी ईजी है, ठीक है, और जो वैसी चीज़ जो वैल्यूएबल भी है, ठीक है, तो वो उसमें लोग जो है बहुत अर्ली टाइम में, अर्ली एज में इंडियंस जो है वो ग्रेन्स एंड कैटल को यूज़ करते थे एज मनी, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आया। तो उसमें क्या करते होंगे लोग कि भी उनकी जो भी अपने प्रोडक्ट होते होंगे वो उसको ग्रेन्स के साथ या कैटल के साथ एक्सचेंज करते होंगे, है ना, और उनकी वो उन्होंने वैल्यूज़ फिक्स कर रखी होंगी कि अलग अलग सर्विसेज और कमोडिटीज़ के हिसाब से अलग अलग अमाउंट ऑफ ग्रेन्स और नंबर ऑफ कैटल होता होगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया। देन इसके बाद बहुत बात फिर जब देखते गए तो फिर चला क्या, फिर आ गए कि जो मेटालिक कॉइन्स थे, ठीक है ना। इसके बाद क्या आ गया, मेटालिक कॉइन्स, मेटालिक कॉइन्स, ठीक है। मेटालिक कॉइन्स में क्या क्या यूज़ करते थे, देखिए जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ठीक है। तो इसको ऐसा कॉइन्स, ठीक है। और ये जो फेज़ था, ये फेज़ बिल्कुल बहुत टाइम तक चला, है ना। आप कह सकते हैं कि विच कंटिन्यूड वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब देखो ये तो जो पुराने कॉइन्स थे, फिर उनका सबसे पहले
जो इंडियंस थे वो ग्रेन्स एंड कैटल को यूज़ किया एज अ मनी, ठीक है। देन फिर अलग अलग डेवलपमेंट चलता रहा। तो मैं कुछ एक पिक्चर के हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि भाई हाँ क्या क्या चीज़ें थी। यहाँ तक समझ आया? अब देखो, देखना ये, अब इसमें देखो ये आप कह सकते हैं कि ये जो अर्ली पंच ये वाला देखेंगे हम लोग, है ना, देखिएगा ये जैसे देखें, है ना, इसको हम लोग कह सकते हैं अर्ली पंच मार्क्ड, अर्ली पंच मार्क्ड कॉइन्स, ठीक है। ये ठीक है, ये अर्ली पंच मार्क कॉइन्स में से ये आ गए, ठीक है। ये देख सकते हैं, जैसे ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ये, ठीक है। तो पंच मार्क कॉइन्स मतलब एक जैसे मुहर जैसा सुना, एक पंच किया होता था, ठीक है, और उसको कॉइन्स माना गया, ठीक है। इसको इसके लिए आप लिख सकते हैं कि ये 2500 ईयर्स ओल्ड, ये, ठीक है। फिर जो चीज़ें हैं, है ना, अलग अलग आएंगे, जैसे ये वाला जो है, इसको हम लोग गुप्ता कॉइन्स कह सकते, है ना, ये भी, ठीक है, लिख सकते। ये जो था, ये जो दिख रहा है आपको, इट इज गोल्ड मोहर फ्रॉम अकबर्स रीजन, ठीक है, दिस वन, ठीक है। ये तो अब बिल्कुल पहचानते होंगे, है ना, ये कह सकते हैं बिल्कुल मॉडर्न कॉइन्स हैं, ये लिख सकते। ये देख लो तुगलक कॉइन्स, तुगलक कॉइन्स, ठीक है। तो इसमें देखो अलग अलग टाइम पे अलग अलग, लेकिन सबसे शुरुआत में जो था ये पंचमार्क था, ठीक है, पंचमार्क कॉइन जैसा जो आया, कॉइन की अगर बात करें, ठीक है। फिर उसमें चीज़ें बढ़ती गई, चेंज होती गई, है ना। तो उसमें देखें कि जो शुरुआत की चीज़ें थी वो गोल्ड से बनता था कॉइन, है ना, सिल्वर से बनाते थे, ठीक है, कॉपर से बनाते थे। तो मतलब ये अपने आप में ये बहुत वैल्यूएबल होता था एक चीज़, मतलब गोल्ड की अपनी एक वैल्यू होती थी, सिल्वर की अपनी वैल्यू है, कॉपर की अपनी वैल्यू होती थी। उसके अलग अभी अगर देखेंगे तो जो रुपए जो लिखते हैं हम लोग, जैसे एक नोट की बात करें हम लोग, है ना, अभी तो 2000 का भी आ गया है मार्केट में, आपने देखा होगा, है ना। तो 2000 रुपीज़ का एक नोट अगर है तो इसकी वैल्यू 2000 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है ना। ये आपने न्यूज़ में सुना होगा 3-4 रुपये का आ रहा है आज के टाइम पे, कि जितने भी टाइम रुपये का हो, बट 2000 का तो बिल्कुल भी नहीं है। इवन की कॉइन्स जो है आज के डेट में, आपने 10 रुपये का कॉइन देखा होगा, है ना, जैसे ये, तो 10 रुपये के कॉइन को बनाने में 10 रुपये का खर्चा बिल्कुल भी नहीं आना है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू है नहीं, तो फिर इसको कैसे रख सकते। पहले तो था कि भाई गोल्ड है तो गोल्ड की अपनी एक वैल्यू है, ठीक है। तो उसको अगर किसी एक चीज़ के साथ एक्सचेंज किया, किसी कमोडिटीज़ के साथ एक्सचेंज किया, तो इस गोल्ड की भी अपनी एक वैल्यू है। तो अब ऐसा क्यों हो जाता है कि कागज़ के टुकड़े को, ठीक है, आप मनी कैसे मान सकते। तो ऐसा इसलिए मानते कि जो अब गवर्नमेंट होती है, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा, आपने देखा होगा यहाँ पे, है ना, कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, गवर्नर नहीं, आरबीआई ऐसा सिग्नेचर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब जो गवर्नमेंट होती है उस पर्टिकुलर कंट्री की, उस पर्टिकुलर स्टेट की, है ना, वो इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि भाई ये जो मनी है, ठीक है, ये जो मनी का जो फॉर्म, जो नोट एंड कॉइन्स हैं, है ना, वो हमने इशू किया हुआ है ना, और वो वैलिड है। अभी मैं इस पे आगे डिस्कस करूँगा, है ना। तो सबसे पहले ये तो समझ आए कि भाई पहले क्या थे, गोल्ड कॉइन्स थे या फिर सिल्वर कॉइन्स थे, कॉपर कॉइन्स थे, है ना। पहले जो पंचमार्क कॉइन्स थे वो कैसे होते थे, ये समझ आ गया सबको। कोई दिक्कत है इसमें, इसको देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया। तो रुपए की बात की, उसमें गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता था, ये भी आपके समझ आ गया, ठीक है, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं हम लोग, ये समझ आ गया है, वेरी गुड।
अब देखिए, ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तब आते हैं कि जो अब देखो आई ना बात, गवर्नमेंट की बात आई है ना, कि भी गवर्नमेंट जो है वो ऑथोराइज करेगा, है ना। देखना यहाँ तक समझ आना, मतलब अब जो क्वेश्चन आया है कि भाई जो आपने बताया कि जो मॉडर्न करेंसी है, जो मॉडर्न करेंसी है, ठीक है, इसमें क्या है, पेपर नोट, पेपर नोट्स हैं, ठीक है, दूसरा कॉइन्स हैं। और दोनों की वैल्यू उस पर्टिकुलर नोट में या कॉइन में जो लिखा होता है उससे तो बहुत ही कम होता है, उसको बनाने का जो खर्चा होता है ना। तो फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है कि वाई इज़ इट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहाँ तक समझ आ रहा है, क्योंकि भाई इसमें तो सीधा होना चाहिए कि यार इसकी वैल्यू तो बड़ी कम है, कि भाई हमने जैसा बताया कि उसमें 2,000 रुपये का है, कि भाई एक नोट हमने दिखाया है ना, ये 2,000 रुपये का है, ठीक है। अब ये कागज़ के टुकड़े की कीमत 2,000 रुपये तो नहीं हो सकती, 2,000 इसको बनाने का खर्चा 2,000 रुपये बिल्कुल भी नहीं है, या इसमें कोई ऐसा कीमती मटेरियल यूज़ नहीं किया लाइक गोल्ड और सिल्वर की ये 2,000 रुपये का हो जाए। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो फिर क्यों, जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि वाई इज इट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो हम लोग कहेंगे कि भी इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी is authorized by the government of the country, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। यहां तक समझ आ रहा है कि भाई इसकी वैल्यू उतनी है नहीं, है ना, फिर भी इसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं। वाई, बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द। अब देखिए यहां तक समझ आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि देखो मॉडर्न करेंसी में नोट्स हैं, है ना, जो और कॉइन्स हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए कि अगर इंडिया की बात करें हम लोग, है ना, तो इंडियन करेंसी के हिसाब से क्या हो सकता है, ठीक है, इंडिया की बात करें अगर हम लोग, है ना, ठीक है, देखिएगा तो इसमें क्या है, द आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, issues करेंसी नोट्स जो हमने बताया था, जो पेपर है, पेपर का है ना, ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है। और कुछ यहाँ तक देखो, इंडिया में क्या होगा, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, है ना। तो कि जो करेंसी नोट्स हैं वो कौन इशू करता है, तो आरबीआई इशू करता है, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एंड देर इज़ अ रूल टू, एक रूल भी है यहाँ पे, है ना। तो देखो वो रेगुलेशन, और वहाँ से क्या है कि एज पर, ये बिल्कुल ध्यान में रखना, एज पर इंडियन लॉ, एज पर इंडियन लॉ, नो अदर इंडिविजुअल और organization is allowed to issue करेंसी,
ठीक है, ये ध्यान रखना। कई बार आपने न्यूज़ में देखा, अभी देख जैसे कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो इस टाइम पे देखो कि कभी न्यूज़ में आता है कि कुछ लोगों ने अपने वो रुपए बना लिए कि भाई कॉइन दे रहे हैं ना, कि भाई एक्सचेंज के हिसाब से कि भाई चलो बाद में हम दे देंगे ऐसा कुछ। तो बट उस तरह का भी कुछ करना इलीगल हो सकता है ना। यहाँ तक समझ आ गया सबको? कोई डाउट है इसमें? ठीक है। अब अच्छा, दूसरा एक और भी चीज़ है, ये जो लॉ है, एक तो लॉ ये है, ये रिलेटेड टू करेंसी एंड मनी, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये। आरबीआई इशू करती है जो करेंसी नोट्स हैं ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पॉइंट याद रहेगा। एक सेकंड और भी पॉइंट है, ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग कि द लॉ, ये भी याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है आपको। द लॉ लीगलाइजेज द यूज ऑफ रूपी as a medium of payment, दैट, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो हमें पता था कि भी ऐसा होता है, ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग ये मिला है ना। बट एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दैट कैनॉट बी refused, in settling transactions in India। मतलब वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता कि भाई अगर कहीं पे पैसे देना हो, है ना, मतलब ऐसा बनता है कि भाई आपको वहाँ पे 2,000 रुपये देने हैं, ठीक है, तो आप जब रुपए दे रहे हो तो वो उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है ना। मतलब जहाँ पे भी ट्रांजैक्शन सेटल करने के लिए, तो कोई भी, यहाँ तक समझ आ रहा है, लिख सकते हैं ना। तो द लॉ लीगलाइज द यूज़ ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटलिंग ट्रांजेक्शन्स इन इंडिया, ठीक है। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज़। यहाँ तक समझ आ रहा है? द रुपी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कह सकते हैं इंडिया में। तो ये कुछ रूल्स थे, कुछ लॉज थे, है ना, जो और उसको सपोर्ट करते हैं, है ना, कि भाई मनी जो है इंडिया में वो पूरी तरह से एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वर्क करे, है ना। तो लॉ के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से वो क्या 3-4 पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले तो वो देखना, अगर ये नहीं होता तो मुश्किलें हो सकती थी ना। तो बहुत इसको दिमाग में तैयार रखने के लिए सीधा क्या है कि एक तो पहले जो करेंसी नोट्स इशू होने, उसके लिए उन्होंने फिक्स कर दिया ऑर्गेनाइजेशन कि भाई ये आरबीआई करेगी, ठीक है। तो आरबीआई भी ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो फाइनल अथॉरिटी है गवर्नेंस के लिए, उनके बिहाफ पे आरबीआई करेगी, दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दूसरी कोई इंडिविजुअल कोई भी नोट्स या फिर करेंसी इशू नहीं कर सकता। सबसे पहला पॉइंट। तो एक चीज़ को हमने कंट्रोल किया कि जो भी मनी मार्केट में होगा, जो भी नोट्स होंगे, करेंसी नोट्स होंगे, वो क्या होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू आए होंगे, है ना, जो आरबीआई ने किया होगा, डायरेक्टली वो इशू किया होगा, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गया। दूसरा, अब इसको सब जगह यूज़ में भी आना है, तो उन्होंने लॉ भी बना दिया, ठीक है। एक तो ये था ही, दूसरा क्या आ गया कि भी कोई इसको डिनाई भी नहीं कर सकता है, कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता कि कोई भी ट्रांजैक्शन सेटल करना हो, उसमें मनी जो रुपीज़, इंडियन रुपीज़ है, उसके थ्रू एक्सचेंज को आप डिनाई नहीं कर सकते, रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा कोई आपको मोबाइल शॉप नहीं मिला जो कि भाई मैं तो डॉलर में पैसे लूँगा, रुपए नहीं चाहिए मुझे, है ना, तो वो इंडिया के अंदर इलीगल होगा। लिख सकते हैं? यहाँ तक समझ आ रहा है? अब एक दूसरा फॉर्म भी है,